नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर यह है कि यहाँ गरीबी कम हुई है। अब लेकिन ये सियासत का मुद्दा भी है, क्योंकि गरीबी कम होना भाजपा के लिए लाभकारी है और कांग्रेस के लिए सियासत के हिसाब से थोड़ा सा नुकसानदेह, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने गरीबी कम की है और कांग्रेस का कहना है कि ये चुनावी मुद्दा है। बीजेपी इस आंकड़े के हिसाब से कुछ वोट की स्थिति में अपने को मजबूत करना चाहती है। कह सकते हैं कि वोट कबाड़ने के लिए उन्होंने ये एक तरह से आंकड़ा पेश किया है। लेकिन नीति आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश की स्थिति बेहतर हुई है। 15.94% अर्थात 1,36,00,000 लोग गरीबी की सीमा से बाहर आ गए हैं। देश की गरीबी कम करने में मध्य प्रदेश का योगदान 10% आंका गया है। तो ये एक तरह से मध्य प्रदेश ने 5 साल में ये मुकाम हासिल किया और ये शिवराज सिंह सरकार और भाजपा के लिए खुशखबरी है, क्योंकि गरीबी के मामले में मध्य प्रदेश के आंकड़े थोड़े से गड़बड़ थे। यहाँ गरीबी का आंकड़ा बढ़ रहा था और जो मुफ्त के राशन पानी की जो स्थिति है उसमें लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसको लेकर सवाल हो रहे थे कि अगर मध्य प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक है तो फिर गरीब कैसे बढ़ रहे हैं। अब नीति आयोग ने बता दिया है कि मध्य प्रदेश में 1,36,00,000 लोग गरीबी सीमा रेखा से बाहर है। मध्य प्रदेश की कैपिटा इनकम 1,40,000 रुपये है। मध्य प्रदेश की जीडीपी 15 लाख करोड़ रुपए है और ये देश की जीडीपी का लगभग 4.8% है। तो इस पर विस्तार से बात करें। इसके पहले आपको बता दें कि सज्जन वर्मा कांग्रेस की तरफ से और मध्य प्रदेश भाजपा के मुख्यमंत्री या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बाइट है। दोनों ने क्या कहा ये सुनेंगे चर्चा के पहले, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि स्टूडियो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे मध्य प्रदेश की ग्रामीण पत्रकारिता से सरोकार रखने वाले रघुवर दयाल गोहिया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बखबर के इस अंक में। और चर्चा की शुरुआत के पहले सुनते हैं बीजेपी और कांग्रेस की इस पर क्या राय। सब चीजें मिला के सारे प्रयास करने के बाद तो गरीबी कम। अगर हमने सिंचाई की सुविधाएं 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ा के 47 लाख हेक्टेयर कर दी तो अन्न का उत्पादन कितना बढ़ा, फल और सब्जियों का उत्पादन कितना बढ़ा। 700% वृद्धि हुई है अनाज के उत्पादन। 100 मेट्रिक टन पैदा होता था, 700 मेट्रिक टन पैदा हो रहा है। गेहूं के उत्पादन में हमने पंजाब जैसे राज्य को पीछे छोड़ दिया है। आप अलग अलग चीजें देखिए। सड़क बनी तो गरीबी कम हुई, बिजली आई तो गरीबी कम हुई, सिंचाई के साधनों का विस्तार हुआ तो गरीबी कम हुई, शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हुई तो गरीबी कम हुई। हर स्टेप जो उठाए। आज आप देखिए, कभी 11,000 रुपया पर कैपिटा इनकम थी मध्य प्रदेश की, 2003-04 के आंकड़े हैं। आज मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 1,40,000 करोड़ रुपया है। झूठे आंकड़े दिल्ली से लेके भोपाल तक के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे जनता के सामने परोसते हैं। सत्य क्या है, मैं तो रोज गांव घूमता हूँ, ग्रामीण लोगों के बीच में रहता हूँ। इतनी बुरी दुर्दशा है कि 18 साल में और पीछे हो गया, गरीबी रेखा में जूझ रहा है, लड़ रहा है। दूसरे आंकड़े नहीं दिखते इनको। ये ढकोसले वाला थोथा विकास, खोखला विकास मध्य प्रदेश की जनता समझ गई है। तो भाजपा के लिए ये खुशखबरी है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये ढकोसला है। और मुझे तो लगता है कि सियासत में अब शब्दों की मर्यादा भी जो है वो कई बार टूट जाती है। ऐसा लगता है कि अब शब्द भर बोलना बाकी रह गया, बाकी तो सब कुछ तो कह ही देते हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योगीराज योगेश, कमल राठी और रघुवर दयाल गोहिया जी। एक बार फिर स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ। आंकड़े तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर नीति आयोग कहता है तो क्या ये झूठे आंकड़े हो सकते हैं? अगर नीति आयोग के आंकड़े झूठे हैं तो फिर सच्चे आंकड़े किसके होंगे? क्या अमेरिका से मांगे जाए, ग्रेट ब्रिटेन से, पाकिस्तान से, चीन से? किस पर विश्वास मन किया जाए? सवाल ये कि सरकार झूठ बोलती है और सही आंकड़े हमारे पास है नहीं, तो किस एजेंसी को हम माने? ये भी आपकी बातचीत में इसका अगर जिक्र हो तो ठीक है, क्योंकि हर सरकार जब अपनी वाहवाही की बात करती है तो प्रतिपक्ष में जो भी हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, हम इस पर किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हर कोई सरकारी आंकड़ों पर सवाल खड़े करते हैं। तो हमें लगता है कि फिर सरकारी एजेंसियां बेईमानी है और उस पर फिर चर्चा भी
नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो पार्टी सरकार में आती है उसके लिए सरकार के आंकड़े एकदम भगवान के कहे हुए आंकड़े होते हैं। जो प्रतिपक्ष में होता है वो कहता है कि कूड़ेदान में डालने लायक है। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, नीति आयोग अपने आप में एक जिम्मेदार संस्था है। और दूसरी बात यह कि इस तरह की जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, चाहे वो गरीबी को लेकर हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, कई बार ये रहता है कि जब राज्य के अनुकूल आंकड़े आते हैं। पिछली बार एक रिपोर्ट आई थी, उसमें रोजगार के मामले में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ऊपर था। तब सारे कांग्रेस के लोगों का ये कहना था कि देखो साहब, छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम हो रहा है। ऐसे ही इन मामलों में यदि भाजपा शासित राज्यों में कुछ अच्छे आंकड़े आते हैं तो कांग्रेस उसका अपोज करती है और ये कहती है कि सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन कुछ न किसी संस्था पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि ऐसा नहीं कि काम ही नहीं हो रहा मध्य प्रदेश में। अभी मुख्यमंत्री जी जो बात कर रहे थे, निसंदेह सिंचाई के मामले में, इरिगेशन के मामले में, खेती के मामले में, सड़क के मामले में, पोषण के मामले में बहुत काम लगातार हो रहा और हुआ भी है। तो यदि इसके अच्छे परिणाम आते हैं तो इसका बुराई क्यों की जानी चाहिए? मेरा तो सवाल ये है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि जब फेवरेबल आपके अनुकूल आंकड़े आते हैं तो आप उसको सही मान बैठते हैं, और जब आपके अगेंस्ट आते हैं तो आप कहते हैं कि साहब जो सरकारी आंकड़े। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। और सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, सारी सरकारें प्रदेश के कल्याण की दिशा में काम करती हैं। और उस कल्याण की दिशा में काम करने के उपरांत यदि अच्छे परिणाम आते हैं तो उसका श्रेय सरकारों को दिया जाना चाहिए। और इसका अगर श्रेय सरकार को मिलेगा तो योगी राज जी, चुनाव का साल है, फिर सरकार बनाने के निकट पहुंचती है और जो प्रतिपक्ष है वो प्रतिपक्ष बनाने के निकट पहुंच जाता है। तो ये भी तो एक तकलीफ है। लेकिन इस तकलीफ का ये अर्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम सरकार के आंकड़ों को खारिज करें। जैसा आपने कहा कि अगर कंफर्टेबल उसमें है तो सरकार के आंकड़े ठीक है। मैं इसको एक कदम और आगे चलूँगा, क्योंकि चुनाव की बात हो रही है, चुनावी साल भी है। अगर हम जीते तो ईवीएम ठीक, और हारे तो फिर ईवीएम में गड़बड़ी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हर आम आदमी को पता है। किसी भी सरकार का बजट आता है तो आम आदमी कह सकता है कि प्रतिपक्ष क्या बोलने वाला है, और वो ये भी कह सकता है कि बजट भले ही खराब हो लेकिन सरकार का पक्ष क्या बोलेगा ये भी आम आदमी को पता है। तो इतना ज़्यादा माने सरकार की और प्रतिपक्ष की नीतियाँ इतनी आम नहीं होनी चाहिए कि हर कोई उनके बारे में अनुमान लगा ले और वो अनुमान सटीक बैठ जाए। तो ये कहीं ना कहीं सरकारों का और प्रतिपक्ष के लोगों का एक तरह का दिवालियापन भी है, जो सच से दूर जाता है और अपने को कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश करता है। लेकिन रघुवर जी, सवाल यही कि नीति आयोग पर अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो फिर किस पर करेंगे? ये भी हमारी चर्चा का एक मुद्दा है, क्योंकि जिस ढंग से प्रतिपक्ष सरकार के आंकड़ों को खारिज करता है, हमने कहा प्रतिपक्ष कोई भी हो सकता है। जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में वहां प्रतिपक्ष बीजेपी है, वो सरकार के आंकड़ों को खारिज करती तो ये भी गलत है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार में है, प्रतिपक्ष में बीजेपी है, वहां भी जब स्थितियां आती हैं तो हम कई बार देखते हैं कि प्रतिपक्ष में बैठा हुआ भाजपा का जो लीडर है वो कांग्रेस के बजट की आलोचना करता, भले उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हों। तो आपकी राय नीति आयोग के बारे में, अगर उसने कहा कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण और शहरी इलाके में गरीबी घटी है, हार रही है मध्य प्रदेश में गरीबी, ये आंकड़े भी साबित करते हैं। क्योंकि ये जो आंकड़ा वो छोटा मोटा नहीं है, लगभग 1,36,00,000 लोग गरीबी की सीमा से ऊपर निकले हैं, और ये एक बड़ा आंकड़ा है। सरकार के कामों का सुफल कह सकते हैं। और भी जरूरी है, क्योंकि इसमें संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ये कह सकता है कि ये आंकड़ा 20 साल के बाद अगर आप लेकर आए हैं तो फिर ये बहुत मामूली है, ये आलोचना का विषय हो सकता है, लेकिन ये झूठे हैं, रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है। ये सब बातें वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देती। अगर आप चाहें तो इस पर भी अपनी राय दे सकते हैं। रघुवर जी। मैं एक हमारे देश के महान ऋषि हुए हैं जी, जिनका नाम चरवाक है। मैं उनकी एक कहावत से अपने बात की शुरुआत करना चाहूंगा। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वाम घृतम पीवेत। तो मध्य प्रदेश में कम से कम चुनावी वर्ष होने की वजह से यही चल रहा है कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे उसके लिए आपको घी पीने के लिए लोन भी लेना पड़े, लोन लेते रहो और घी पीते रहो। आपको याद होगा मैं इसमें अगर आप अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा इसमें बोलना चाहता हूँ। जी, मध्य प्रदेश के अलावा देश में ऐसा कौन सा राज्य है जो ऋण लेकर घी ना पी रहा हो? किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश केंद्र शासित राज्यों की बात भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो लोकतंत्र में कहते हैं कि बचत का अगर बजट है तो वो खराब माना जाता है।
अगर वो कर्ज का बजट है तो आपने लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए काम किया है। लेकिन खाली मध्य प्रदेश में अगर ऐसा हो रहा है तो एक आध दो राज्यों का जरूर आप जिक्र करें जहां कर्ज लेकर काम ना चल रहा हो। देखिए, पूरा देश ही कर्ज में डूबा हुआ है। मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हुआ करते थे, तब आपने भी उसको, उस सरकार को बड़े नजदीक से देखा है। तब प्रति व्यक्ति जो कर्ज था वो 3,300 रुपए के आसपास था, ये आपको पता है जी। और वर्तमान स्थिति में ये कर्ज मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति 41,000 रुपए तक पहुंच गया है। अब आप अंदाज लगाइए कि 41,000 रुपए और 3,300 रुपए में कितना फर्क है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, नीति आयोग अपने आप में एक महत्वपूर्ण आयोग है, उसकी नियत और उसकी मंशा पर किसी प्रकार का कोई संदेह किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल वही है कि टाइमिंग वाला मामला बना दिया गया है कि जिस समय उन्होंने ये आंकड़ा दिया है वो मध्य प्रदेश की सरकार को, यानी भारतीय जनता पार्टी को, शिवराज जी को लाभ ही देगा, क्योंकि उस आंकड़े पे कोई चुनौती नहीं दे सकता। जब कांग्रेस सत्ता में रहती है तो उसके लिए यही आंकड़ा सही हो जाता है, और जब वो विपक्ष में होती है तो यही आंकड़ा उसके लिए हम कहें कि आंकड़ों की बाजीगरी के रूप में ले लिया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मैनेजमेंट है मध्य प्रदेश में, जो मैनेजमेंट है और ग्राउंड रूट पर जो चीजें चल रही हैं, उनका विश्लेषण हमें जरूर करना होगा। आप देखिए, बाजार में आप जाइए, टमाटर के भाव देख लीजिए, अदरक के भाव देख लीजिए, गेहूं के भाव देख लीजिए, हर चीज के भाव देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि महंगाई कहाँ से कहाँ है। और आंकड़ों की बाजीगरी की बात है, या आंकड़ों के खेल में हम निश्चित रूप से, आपने जैसा बताया है कि 1,36,00,000 के आसपास जो मध्य प्रदेश के गरीब लोग थे, गरीबी रेखा में थे, वो बाहर आ चुके हैं। मैं एक सवाल और उठाना चाहूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा। फिर वो जो गरीबों के नाम पे जो राशन अभी तक बंट रहा है, वो एज इट इज क्यों बंट रहा है, ये एक सवाल होना चाहिए। अगर गरीबी खत्म हो चुकी है, 1,36,00,000 लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, तो गरीबी के नाम से वो राशन क्यों बांटा जा रहा है? मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि वो राशन बिल्कुल इस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सरकार ने, नीति आयोग ने, ये टमाटर के भाव वाले समय के ये आंकड़े नहीं है, अदरक महंगा हुआ उस समय के आंकड़े भी नहीं है, ये 5 साल के आंकड़े हैं जो सरकार ने काम किए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाया है, हमने बिजली की आपूर्ति बढ़ाई है, कृषि उत्पादन बढ़ा है। इसके चलते मध्य प्रदेश की हालत सुधरी है, क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा तो स्थितियां बेहतर होंगी। अगर मानसून थोड़ा सा खराब होता है, अगर सिंचाई का रकबा घटता है तो फिर स्थिति बिगड़ती है, महंगाई भी बढ़ती है और गरीबी रेखा की संख्या भी बढ़ जाती है। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। ये सामयिक आंकड़े नहीं है कि अभी टमाटर और अदरक के दाम ऊंचे थे तो फिर गरीबी घट कैसे गई, ये तात्कालिक होता तो हम जरूर इस पर बात करते। ये उसमें लिखा हुआ साफ कि 5 साल में जो काम किए गए हैं उसमें, लेकिन मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि ये 20 साल में अगर होते तो और भी इस पर बेहतर ढंग से बातचीत हो पाती। लेकिन राठी जी, 5 साल के अगर आंकड़े भी हैं और 1,36,00,000 गरीबी रेखा से लोग बाहर निकले हैं, तो बेशक सरकार किसी की भी हो, थोड़ी सी पीठ थपथपाने की जरूरत है। जहां तक तात्कालिक महंगाई की बात है, उसमें निश्चित रूप से सरकार की आलोचना होती है, गरीब मुश्किल में आता है। लेकिन टमाटर ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि लोग भूखे मर जाएं, अदरक ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि लोग, जिसके प्राण चले जाएं। आटा, दाल, चावल अभी भी भरपूर मात्रा में है, और इतनी भरपूर मात्रा में है कि लोग अगर चाहें तो राशन की दुकान से लाने के बाद उसको बाजार में बेच भी सकते, और कई लोग हमको बेचते हुए दिखते भी हैं, क्योंकि सरकार इतना फ्री में दे रही है। भूख की कोई दिक्कत नहीं है। आपकी राय, ये जो नीति आयोग है, इसके आंकड़ों पर विश्वास करना चाहिए? अगर कोई विश्वास नहीं करता है तो फिर वो किस तरह की राजनीति की तरफ प्रदेश को या देश को ले जाना चाहते हैं? ये भी मैंने तीनों मेहमानों से सवाल किया है, आपसे भी मेरा वो सवाल रहेगा, आप चाहें तो उत्तर दें इसका। नीति आयोग के आंकड़ों पे विश्वास करना या न करना वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उन्हीं आंकड़ों के आधार पे सरकार की नीतियां तय होती हैं, तो हमें उसे आंकड़े को सही मानना चाहिए। लेकिन जब हम सरकारी विज्ञापन देखते हैं तो मुझे लगता है ये आंकड़े और जो सरकारी विज्ञापन है, जो कल्याणकारी योजनाओं के विज्ञापन शासन के, चाहे कांग्रेस की सरकार में हो चाहे भाजपा की हो, आप छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो जब हम सरकारी जो विज्ञापन है उनको देखते हैं तो हमें लगता है कि ये आंकड़े कैसे सही हो सकते हैं। हम आंकड़ों को चैलेंज नहीं कर रहे हैं भाई, नीति आयोग के आंकड़ों के हिसाब से तो पूरा देश का बजट ही बनेगा, तो इसलिए उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं।
लेकिन जब हम देखते हैं, जैसा भाई साहब ने अभी बोला, रघुवर जी ने, कि जब हम धरातल पे इन चीज़ों को देखते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे देश की रिकवरी कुछ के शेप की रिकवरी है। पैसे वाला हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। गरीबी रेखा के कार्ड की जो बात करते हैं तो यूपी में जरूर एक विज्ञापन में हमने देखा था कि गरीबी रेखा के कार्ड लोगों ने सरेंडर किए, लेकिन मुझे मध्य प्रदेश में अगर 1,36,00,000 गरीबी रेखा के कार्ड सरेंडर हुए हैं, अगर वो आंकड़ा अगर राज्य शासन जारी करे तो मुझे लगता है वो इस आंकड़ों को फिर कांग्रेस बाजीगरी नहीं कह पाएगा। तो जब हम देखने जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत गरीबी की स्थितियां भी वही है, लोगों की इनकम कम हुई है, महंगाई बढ़ी है, और पिछले 4-5 साल में निरंतर ही चीज़ें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं भाई आदमी की इनकम, भले ही आपने लगा कि आंकड़ों से लग रहा है कि इनकम बढ़ा दी या आपने उत्पादन बढ़ा दिया, लेकिन जितना उत्पादन का सुनते हैं उतना हम सुनते हैं कि साहब वो बाढ़ आ गई, बारिश हो गई तो मुआवजा बढ़ गया। तो वो आंकड़े भी फिर वही, जो मैं वही बोला, सरकारी विज्ञापन और जो आंकड़े हैं वो दोनों हमेशा एक दूसरे के पूरक हैं, मैच नहीं होते हैं। मेरा सवाल है कि क्या पहले जो 5 साल पहले मजदूरी की दर थी वो बढ़ी या घटी? सर पहले जो सरकारी नौकरी में लोग थे उनका वेतन घटाया बढ़ा? तो जब आपकी आमदनी बढ़ रही है, मजदूरी का जो स्लैब है वो ऊपर जा रहा है। एक मिस्त्री जब काम करता था वो पहले 300 रुपये 500 में काम करता था, अब वो 600 में काम करता है। गांव का जो खेतीहर मजदूर है वो 600 रुपये रोज पर काम कर रहा है। तो जब उसकी आमदनी बढ़ेगी तो वो आमदनी बढ़ने पर जोड़ी जाएगी। मैं किसी सरकार के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। घरों में जो काम वाली बाइयाँ आती है उनका काम बढ़ गया, वो बर्तन मांजने के, झाड़ू साफ करने के पैसे उन्होंने बढ़ा दिए। मजदूर की जब मजदूरी बढ़ गई, तो जब मजदूरी बढ़ेगी तो उसका अगर 6,000 रुपये की उसकी इनकम थी, अगर वो 8,000 होती है तो आमदनी तो बड़ी मानी जाएगी। मेरा सीधा सा गणित है। तो मैं इस पर मैं लौटूंगा आपके पास, दूसरी दौर की बातचीत में समय कम रहेगा, लेकिन जरूर आप इस पर बात करें। योगीराज जी, सवाल है कि जो आंकड़े हैं उसमें बताते हैं कि गरीबी की तीव्रता 3.75% तक कम हुई है। इसमें गरीबी सूचकांक भी जो है 0, चूंकि आंकड़े बहुत उदासी वाले होते हैं, रूखे होते हैं, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन शहरी गरीबी में 6.62% की गिरावट आई है, और जो गांव की है, ग्रामीण क्षेत्र की, वहाँ भी 20.28% की गिरावट, 58% की गिरावट आई है। ये एक बड़ा आंकड़ा है जो बताता है कि छोटी मोटी इसमें रिकवरी नहीं है। अगर 2-3% की होती तो हम मानते कि ये शायद आंकड़ों की बाजीगरी हो सकती है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 20% यानी लगभग 20.5% की गिरावट आई है गरीबी में। ये एक बड़ा आंकड़ा है। आपकी राय इसमें सच क्या गलत क्या वो तो जमीन पर दिखेगा, लेकिन लोगों का वेतन बढ़ा है, मजदूरी बढ़ी है, उस दर से महंगाई भी बढ़ी है। लेकिन जब महंगाई मजदूरी बढ़ी है तो हमको ये मानना पड़ेगा कि महंगाई बढ़ रही है तो मजदूरी भी बढ़ रही है, और मजदूरी बढ़ रही है तो उसकी इनकम भी बढ़ रही है। जी देखिए राघवन जी, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और हम जब भी जब भारत की गरीबी के बारे में चर्चा की जाती थी तो एक वही दृश्य आता था, ग्रामीण अंचल की एक छवि आती थी कि आज भी हमारे गांव में लोग भूखे मर रहे हैं, किसी के पास कपड़े नहीं है, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल रही। लेकिन यदि उसमें 20% गिरावट आई है तो ये एक बहुत बड़ा इसको आंकड़ा माना जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी कमज़ोर कड़ी थी वो पावरफुल हुई है। मतलब ग्रामीण इलाके जो गरीबी के नाम से जाने जाते थे वो आज उस रेखा से बाहर आ रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर इस बात में सरकार के जो काम किए जा रहे हैं उनकी सराहना की जानी चाहिए। और एक बात और है कि जहां गलत है वहां सरकार की आलोचना हो, और जहां ठीक काम हो रहा वहां उसकी आप पीठ मत ठोकिए, तो कम से कम आलोचना का तो मुझे लगता है थोड़ा सा उसमें कंजूसी बरतने की जरूरत है। नहीं, आलोचना करने की तो कहने की आजकल जरूरत ही नहीं पड़ती। आजकल तो शुरुआती लोगों की आलोचना से होती है, सरकार करे या ना करे। लेकिन ये बात सही है कि अच्छी बातों को सराहना की जानी चाहिए, उसमें कांग्रेस, भाजपा, कम्युनिस्ट ये सब नहीं देखा जाना चाहिए। हम आंकड़ों में ये भी केवल एक पक्षी हम आंकड़े देख लेते हैं, हम तुलना करने लग जाते हैं। कांग्रेस के समय में इतना कर्ज था तो कांग्रेस के समय में 45,000 पर कैपिटा इनकम थी, आज 1,30,000 के आसपास पर कैपिटा इनकम हो गई। तो ये आंकड़े भी तुलना की जानी चाहिए। उस समय बजट कम था, आज यदि बजट ज़्यादा तो इनकम भी ज़्यादा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तुलना करने के लिए, लेकिन फिर भी यदि कुछ मामलों में ऐसा कहा जाता है ना, कुछ चीज़ें भले ही आपको सुनने में अच्छा लगे, अच्छी फीलिंग यदि आए, उससे भले ही लाभ कम हो पा रहा है, लेकिन तो भी उसका आनंद लेना चाहिए। जी मेरा ये मानना है।
रघुवर जी, आपका ताल्लुक कस्बे से, ग्रामीण से और मध्य प्रदेश की जो ग्रामीण पत्रकारिता उससे भी है। हर किसी की शिकायत है कि गांव में मजदूर नहीं मिल रहे। हर किसी की शिकायत है कि शहरों में भी मजदूर नहीं मिल रहे हैं। अगर मजदूर नहीं मिल रहे हैं और महंगी दर पर मिल रहे हैं, इसका मतलब कि लोग अपनी शर्तों पर काम कर रहे हैं, अपनी शर्तों पर अपनी मजदूरी तय कर रहे हैं। तो ये एक बेहतर स्थिति है कम से कम गरीबों के लिए कि वो इस वजह से काम नहीं कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, अगर नहीं काम करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। आप देखिए कि किसान परेशान है कि उसको मजदूर नहीं मिलते, शहरों में लोग परेशान है कि उनको काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलते। इस पर भी अगर आपकी राय आए तो और अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से जब हम आगे तरक्की की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, अवेयरनेस की जब बात होती है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जागरूकता का जहाँ तक सवाल है तो वो असंगठित क्षेत्र, श्रमिक वर्ग में भी आया है। और अगर वो समय के साथ चल रहे हैं और उनको अपने जो भी वो मजदूरी मेहनत करते हैं उनका वाजिब दाम वो चाहते हैं, वो मानते हैं या ले रहे हैं, तो इसमें कोई गलत और बुराई नहीं होनी चाहिए। गलत और बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हमेशा से चाहते थे कि उनको वाजिब दाम मिले, लेकिन अब लोग वाजिब दाम देने के लिए मजबूर है क्योंकि अब मजदूर कम दर पर काम करने को राजी नहीं, क्योंकि उसके यहाँ अनाज है भोजन करने के लिए और वो भूखे मरने की स्थिति में नहीं है। मेरा सिर्फ कहना यह था कि अब मजदूरों की स्थिति है कि वो कम कीमत पर नहीं मिलते, इसका मतलब कि हालात बेहतर है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने आपको बताया, बात सिर्फ महंगाई की और गरीबी की बात हो रही थी, गरीबी रेखा की बात हो रही थी, 1,36,00,000 की जी। तो इनकम पर कैपिटा तो बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हम उतने ही कर्ज के बोझ से दबे जा रहे हैं, दबे हुए भी हैं। लोग सक्षम हुए हैं, समृद्ध हुए हैं, लेकिन उस वर्ग की संख्या लिमिटेड है। और जो आम आदमी के पास जो पैसा है, आज भी उसे अपना पूरा बजट जो है बड़े सोच समझ के तय करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। मैं अभी भी आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह चौहान काम कर रहे हैं, वो इसमें कोई दो राय नहीं, प्रशंसनीय है। लेकिन जो अपव्ययता हो रही है, और हम प्रशंसा पर जोर नहीं दे रहे। हमारा कहना यह कि अगर अच्छा काम होता है तो आलोचना कम हो, कम से कम उसकी प्रशंसा ना हो। लेकिन जैसे सज्जन वर्मा कह रहे थे कि झूठे आंकड़े हैं, स्थिति बहुत खराब है, इस पर हम बात कर रहे थे। आप लोग की बातें तो ठीक है। जी रघुवर जी, हेलो जी बात पूरी करिए। जी जी, जो सत्ता में आ जाता है वो तानाशाह हो जाता है, जो सत्ता में आता है वो सत्य हो जाता है, जो विपक्ष में होता है बिल्कुल वो अपनी बात कहता है, चाहे वो सही हो या गलत। बिल्कुल राठी जी, सत्ता में जो होता है उसकी बात सत्य होती है और विपक्ष में कहने वाला हर आदमी सत्ता की हर बात को उसको झूठा लगता है, झूठी लगती है। अब आपकी राय कि पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, गरीबी घट रही है और ये एक अच्छा संकेत है। सरकार इसके लिए बधाई की पात्र भले ही ना हो, लेकिन आलोचना की पात्र तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। आपकी 2-3 वाक्यों में टिप्पणी। बिल्कुल आलोचना की बात नहीं है। और जो आपने ईवीएम का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही हर सत्ता के साथ एग्जाम्पल होता है जी। तो लेकिन हम जो आपने कब पर कैपिटा की बात की, तो पर कैपिटा के साथ आदमी का खर्चा भी बढ़ा है, महंगाई भी साथ में है। तो जब हम प्रैक्टिकल वे में जब अपने जीवन में देखते हैं, खुद पे देखें या अपने आस पड़ोस में देखें, जैसे विज्ञापन आता है कि हमने बहुत सारे आवास दे दिए, लेकिन मुझे आज तक भोपाल शहर में कोई भी झुग्गी मुक्त आवास, झुग्गी हटते नहीं दिखी। चलिए तो बात वही है कि आंकड़े और धरातल में चीजों में अंतर। अब झुग्गियां अगर नहीं दिख रही है तो हमको देखने की जरूरत है, और सच में वो नहीं हटी है तो सरकार की फिर बहुत आलोचना करने की जरूरत है। लेकिन अगर झुग्गियां हट रही और हमको नहीं दिख रही तो फिर हमको भी अपनी कहीं ना कहीं आलोचना करनी पड़ेगी कि हम उस सच को नहीं देख पा रहे हैं। इस पर हम कभी विस्तार से बात करेंगे। तीनों मेहमानों का धन्यवाद, रघुवर जी आपका भी, योगीराज जी आपका भी, कमल राठी जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में गरीबी घट रही है, मध्य प्रदेश में गरीबी हार रही है, ऐसे संकेत नीति आयोग के आंकड़ों से मध्य प्रदेश में मिले। 1,39,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए और मध्य प्रदेश में पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, जो एक तरह का शुभ संकेत है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर। तो बख और मैं सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।